Okay. So we had studied about the human capital. ह्यूमन कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं यानी ह्यूमन बीइंग्स हैं, द बॉयज़ एंड गर्ल्स at early age and at later age, men and women, so they can be transformed into important resources, and we call them human resources or human capital. So we studied that when people are young, when they are boys and girls, so by giving them good education, giving them good food, giving them good shelter, good health care, and training, etc., we can convert them or transform them into highly qualified, skilled, able, educated workforce. Working people, we call them workforce. So when they become skilled, when they become able, and they start doing the vocational tasks in efficient manner, they are called as human capital in the form of डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स. देखिए, अच्छा यहाँ पर एक बात समझने की है कि ऐसा बायस नहीं सोचना है कि डॉक्टर ही इंजीनियर ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, इवन फार्मर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, any person who can do his work well, who is skilled in his work, he will be a human capital. एक किसान है, अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा है, वो पढ़ लिख के अच्छा अपनी पढ़ाई पूरी करता है और उसके बाद उसका मन होता है कि ठीक है, मेरे खेत वगैरह हैं, मेरे पिताजी किसान थे, मैं भी किसान का काम करूं. इट इज़ गुड, देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट. तो वो अगर उसको भी अपना पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके अच्छे से खेती बाड़ी करता है, इफ़ ही डज फार्मिंग with an educated mind, with the new methods, so that he can earn more, so that he can have more efficiency, he can have more productivity, he is also a human capital. तो वो भी ह्यूमन कैपिटल है. ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ क्वालिफाइड लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, यही सब ह्यूमन कैपिटल है. एवरी पर्सन, वो चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हो, और वो जिस भी प्रोफेशन को, जिस भी काम को, वर्क को लिया हुआ है, ऑक्यूपेशन को लिया हुआ है, अगर वो अपने ऑक्यूपेशन में पहले से अच्छा करता है, कुछ नया करता है, जो उसकी पिछली पीढ़ी में हो रहा था उससे वो अच्छा करता है अपने. और यहाँ पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी नहीं है. हालांकि पढ़ाई लिखाई अब बेसिक मानी जाती है, लेकिन वो भले ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन अगर उसने ट्रेडिशनल अपने जहाँ रहते हुए भी अगर अपने आप को, जैसे किसान खेती बाड़ी है तो फार्मिंग के ही टेक्निक्स में अगर उसने अपना मास्टरी कर लिया है गांव में ही रहते हुए, अपने पेरेंट्स या और एल्डर से सीखते हुए, तो ही विल ऑल्सो बी ए ह्यूमन कैपिटल. ए गुड फार्मर इज एज इक्विवेलेंट टू अ गुड डॉक्टर. यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि एक अच्छा किसान वो एक अच्छे डॉक्टर के बराबर ही है. वो अपना किसान जो है वो अपने काम को अगर अच्छे से कर रहा है तो वो भी, जैसे कोई डॉक्टर है वो अपने काम को अच्छा से कर रहा है, तो वैसे ही किसान है. या वैसे ही कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, ए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, अगर वो भी अपने आप को अच्छे से स्किल्स एक्वायर करके
अपना काम को बड़े अच्छे से और बेहतर ढंग से करता है, तो ही इज़ अ ह्यूमन कैपिटल। आखिर क्यों उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहेंगे, या किसी को भी हम ह्यूमन कैपिटल क्यों कहते हैं? एक डॉक्टर को ही हम ह्यूमन कैपिटल क्यों कहते हैं? एक टीचर को, एक इंजीनियर को हम ह्यूमन कैपिटल क्यों कहते हैं? इसे हम पूंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समाज को एक अच्छा, एक बढ़िया सेवा देता है। एक डॉक्टर जो है वो लोगों की देखभाल कर सकता है, वो डॉक्टर उस बीमारियों से लोगों का इलाज कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर है जिसको डॉक्टरी नहीं, जिसने डिग्री ले ली है जैसे तैसे, और डॉक्टर वो लोगों का इलाज नहीं ठीक से कर पा रहा है, तो ही विल नॉट बी कॉल्ड अ ह्यूमन कैपिटल, ही विल बी जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो ऐसा नहीं खाली डिग्री मिल जाने से कोई ह्यूमन कैपिटल हो जाता है। ही मस्ट, देखिए आज के डेट में सच्चाई यही है कि बाजार में, मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, क्वालिफाइड लोगों की कमी है। नौकरी की कमी नहीं है, लेकिन नौकरी देने लायक इंजीनियरों की कमी है। क्योंकि इंजीनियर तो बन जा रहे हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं आ रही है, वो उनमें वो नॉलेज नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है उनको जो होना चाहिए। क्योंकि उनको कॉलेज में ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है, कॉलेज में ठीक से उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, तो वो काम करने लायक नहीं है, इसलिए उनको कोई नौकरी पर नहीं रख रहा है। यहाँ तक कि लेक्चरर भी उसी तरह का आता है ना पढ़ाने। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि लेक्चरर को कुछ आता ही नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भले ठीक है उसका सोर्स में आप जा रहे हैं कि भाई जो भी कारण हो, लेकिन अभी हम बच्चों पे फोकस कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी की कमी नहीं है, कंपनी वाले कहते हैं हम तो खुले हाथ से नौकरी पर रखने के लिए तैयार हैं, स्वागत करते हैं लोगों का, लेकिन नौकरी पर रखने लायक भी तो होने चाहिए। उनको नौकरी पर रख के क्या हम बैठ के खिलाएंगे कि काम क्या करेंगे? उनको आता ही नहीं है काम, उन्होंने सीखा ही नहीं है, उनको कॉलेज में सिखाया ही नहीं गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो बिल्कुल होल सेल में डिग्रियां खाली बंटने लगी हैं। कॉलेज जो है डिग्री बांटने के अड्डे बने हुए हैं, और डिग्री बन दिया जा रहा है, बिजनेस चल रहा है। हाँ, स्कूलों में भी ये बात है, ऐसा नहीं कि स्कूलों में सब ठीक ही है। स्कूलों से शुरू होके और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी यही हाल है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी यही हाल है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई होता है। नहीं, पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन जो होना चाहिए उसका लेवल वो नहीं होता है। और सभी कॉलेजेस को हम एक साथ ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे आजकल मेडिकल कॉलेजेस भी हो गए हैं जहाँ उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है जो होना चाहिए, इसलिए उनको सर गवर्नमेंट में नहीं मिलता है जल्दी नौकरी, दिक्कत होती है अच्छे हॉस्पिटल्स में। तो फिर वो अब होता है, अब जो कहिए, चलिए चलता है जैसे भी। तो कहने का मतलब है कि न तो हमें डिग्री से बायस होना है कि हाँ इसके पास ये डिग्री है, लॉयर है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ठीक है, और नहीं किसी के प्रति प्रेजुडिस रखना है कि अरे ये तो किसान है, अरे ये तो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है। एक प्लम्बर भी अगर अपना काम को बहुत बेहतरीन ढंग से करता है तो वो डॉक्टर से ज़्यादा बढ़िया ह्यूमन कैपिटल हो सकता है, जो डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं करता है। क्योंकि आखिरकार हम किसी को वैल्यू क्यों करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, हम किसी की कद्र क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो अच्छा काम कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। अगर वो कोई हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर सकता है तो उसको क्यों वैल्यू करें? आज मोदी को इतना नाम क्यों लोग ले रहा है? मोदी 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 पर पूरा देश का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, पूरा देश का चुनाव मोदी पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी ने अपने आप में वो क्वालिटी डेवलप किया, वो लीडरशिप डेवलप किया, वो एक्सपीरियंस डेवलप किया कि पहले उसने मुख्यमंत्री रह के एक राज्य की सरकार को चलाया बहुत अच्छे से, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बढ़ते हुए लगातार फिर प्रदेश का प्रधानमंत्री का चुनाव जीता, और उसका जो है सरकार को कोशिश किया अच्छे से, और अच्छे से चलाया। मैं क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं करूँगा, तो अच्छे से चलाया और चला रहा है जो भी है जिस तरह से भी। तो इसलिए लोगों का विश्वास है।
और ऐसे में देखिए बहुत सारे नेता हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा, उनके नाम पर कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता नहीं बनाई। उन्होंने ऐसा एक शो करके नहीं दिखाया लोगों के बीच में कुछ अच्छा काम, या तो लोग कहते हैं कि ये तो बिना काम के हैं। तो समाज उन्हीं का वैल्यू करता है जो जिनमें कुछ क्वालिटी होती है, जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया रहता है। तो वो चाहे वो किसी भी काम में हो। देखिए, एक अगर हमारा कोई काम है, एक इलेक्ट्रीशियन का काम, और इलेक्ट्रीशियन ही अपना काम अच्छे से कर देता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वाह कितना बढ़िया काम कर दिया। हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि यस ही इज अ गुड इलेक्ट्रीशियन। और वहीं बड़े से बड़ा आदमी हो और उसके पास जाइए और वो आपका काम बिगाड़, तो आप क्या करिएगा? उसको कोसिएगा कि ये काम बिगाड़ दिया, खाली झूठ का नाम है इनका, ये है वो है, काम जो है कुछ करते नहीं है, काम होता नहीं है इनसे जो है। तो यू विल कर्स हिम। तो दिस इज रियलिटी, दिस इज द सोसाइटी, कि जो अगर आपका छोटा सा आदमी, एक गार्ड भी अगर आपकी मदद कर दे, तो आप उसी के कायल हो जाते हैं कि वाह ही इज सच अ गुड पर्सन, ही इज हेल्प्ड मी, ही हैज डन द वर्क वेरी गुड। और बड़े से बड़ा अफसर भी आपका काम नहीं कर रहा है, तो पीपल ब्लेम हिम देम, पीपल कर्स देम, कि कैसा अफसर है, सब कुछ जानता नहीं, हम लोग और मुश्किल हालत किए हुए हैं। डीएम बना दिया, इसको काम नहीं आता है, हम लोग का मुश्किल ध्यान नहीं देता है, किस लिए डीएम बना हुआ। तो इट डजेंट मैटर व्हाट ऑक्यूपेशन यू आर इन, if you are doing your work well, if you have good skills, if you are able, then you will be called human capital। और वो हर जगह समाज का, जो अगर पढ़े लिखे हुए हैं आप, तो किसी को समझ सकता है कि समाज में हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंस होता है। एक रिक्शा चलाने वाले का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, ऑटो चलाने वाले का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, और उसके बिना समाज नहीं चल सकता है। तो अगर वो ऑटो भी अच्छे से चला रहा है तो ही इज अ ह्यूमन कैपिटल। खैर, लेकिन हाँ, हमारा मकसद होता है कि हम सभी को शिक्षा अच्छी प्रदान करें, अच्छी सुविधाएं, ताकि जो भी उसे सीखना चाहिए एक यंग एज में, बिकॉज यंग एज इज कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ लर्निंग, अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो एज मच स्किल्स शुड बी लर्नड एज पॉसिबल, एज मच ट्रेनिंग शुड बी टेकन एज पॉसिबल, ताकि जब वो वर्किंग एज में आए, जब ही हैज़ टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, then he is ready, he can work well in some position। तो इसके लिए हमने देखा कि we need some investments in the form of good proper facilities of food, proper facilities of shelter, of health, of clothes, of education training and health center। तो दीज आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स, जो कि ये हमारे पेरेंट्स या सरकार हम पर करती है, ताकि आगे चल के हम स्किल्स सीख के और हम कुछ लायक बन जाएं, हम एक संपत्ति, एक एसेट बन जाएं अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने देश के। तो ये इसलिए सरकार जो है खर्च करती है, नए नए कॉलेजेस इस्टेब्लिश करती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, आर्ट्स कॉलेज, हर तरह के कॉलेज, ITIs, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं, ताकि हर तरह के किसानों के लिए भी इतना सारा, देखिए DD किसान चैनल लॉन्च किया गया, किसानों के लिए इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, प्रचार प्रसार किया जाता है गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, ताकि उनको भी सिखाया जा सके, उनको भी सुधार उनके तरीकों में किया जा सके, ताकि वो बेहतर अपना काम कर सकें, नए नए प्रयास कर सके, ताकि उनकी आमदनी बढ़े, उनका भी जीवन में सुधार हो, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा कमा सकें। तो दिस इज द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल को हमको उसका रिटर्न मिलता है, कि हाँ एक अच्छा तैयार हो जाता है, एक किसान अच्छा तैयार हो जाता है जो अपना खेती बाड़ी अच्छा से कर रहा है, तो वो जितना अनाज पैदा करेगा अच्छे क्वालिटी का, लोगों का उससे स्वास्थ्य सुधरेगा, लोगों की भूख मिटेगी। अच्छा इंजीनियर होगा तो वो नए नए काम करेगा डेवलपमेंट के, अच्छा डॉक्टर होगा तो लोगों का इलाज करेगा, नई नई बीमारियों की खोज करेगा, दवा की। सो दिस इज द रोल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैड टू डू वाज एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल।
कहा जा रहा है कि एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ह्यूमन कैपिटल को बनाने में। एजुकेशन इज द मीडियम थ्रू विच अ पर्सन एनरिचेज हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सो पीपल इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन फॉर देयर ओन प्रोग्रेस एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। कहा जा रहा है कि शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाता है, अपने आप को अपने क्वालिटी में और ज़्यादा सुधार करता है, ताकि वो अपने आप को ह्यूमन कैपिटल में बदल सकता है। तो इसलिए लोग जो है उनकी शिक्षा में और अपने विकास में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनका अपना विकास हो सके और साथ ही साथ देश का विकास हो सके। ठीक है, क्योंकि तो इसलिए देखिए बच्चे जो हैं वो चाहते हैं अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ें। उनके लिए चाहे तो उनके पेरेंट्स उन पर जो है वो प्रयास करते हैं उनको पैसे या हर तरह से सुविधा दिलाने का, ताकि अच्छी शिक्षा पा सकें, या वो खुद भी स्कॉलरशिप वगैरह करके प्रयास करते हैं कि हाँ हम अच्छी शिक्षा पा सकें, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं। हर चीज़ पैसे से नहीं होती, मैंने कहा था मेहनत से भी होती है। अगर आप मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, तो आपको एक सामान्य स्कूल में ही अच्छी शिक्षा आप पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फीस वाले बड़े स्कूल में ही जाके पढ़ें। जहाँ जो पढ़ेगा, अगर वहीं मन से पढ़ेगा, अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपना ध्यान लगा के पढ़ेगा, तो एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से ज़्यादा अच्छा साबित कर सकता है अपने आप को। उसे स्कॉलरशिप की हर तरह की देखिए फैसिलिटीज़ होती है, आपको उसके लिए प्रयास करना होता है। वो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ सकता है, सरकार उसकी मदद करती है, अच्छे कॉलेजेस में आगे चल के डिग्री ले सकता है, मेहनत करेगा जितना उतना अच्छा वो क्वालिफाइड होकर निकलेगा। तो लोग, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पर कहें, अपने आप एक स्टूडेंट द्वारा या उसके पेरेंट्स द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए ताकि वो शिक्षा पाके कल को एक बेहतर इंसान, बेहतर क्वालिफाइड ह्यूमन बीइंग बन के निकले, ताकि उनका भी विकास हो और उनके विकास में साथ साथ देश का भी विकास हो, कंट्री का भी डेवलपमेंट हो। क्योंकि आदमी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अच्छे डॉक्टर इंजीनियर होंगे तो उनसे देश का नाम होगा। देश और कुछ नहीं है, हम ही आपसे मिलके बनता है। तो अगर हम आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ रहा है। ओके, so as companies for a desired profit spends on capital goods, in the same way education makes human capital more productive by enhancing its capacity। कहा जा रहा है कि जिस तरह कंपनियां जो होती हैं, बिजनेस कंपनियां, जैसे अंबानी जी को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, ये क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ज़्यादा पूंजी लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई मशीनों का, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ताकि जैसे देखिए 4G आया, 5G आया, अंबानी ने पूरे देश में अपने टावर लगा दिए। क्यों? टावर क्या है उसका? कैपिटल, कैपिटल है वो, कैपिटल क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को वो सर्व कर सके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, उससे प्रॉफिट कमा सके। तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी तरह लोगों के लिए, फॉर ह्यूमन बींग्स द एजुकेशन इज़ द कैपिटल। एजुकेशन पर जितना खर्च होगा, बेहतर फैसिलिटी मिलेगा, बेहतर एजुकेशन डिलीवर होगा, उतना ज़्यादा वो क्वालिफाइड होके, बेहतर होके कल को फ्यूचर बढ़ेंगे और उसके आगे प्रोडक्शन बढ़ेगा देश का। नोबेल प्राइज लॉरिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन has emphasized on making elementary education fundamental right for citizen in order to enrich education in the form of human capital। इसमें नोबल हमारे जो प्राइज लॉरिएट हैं यानी विनर हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए किसी भी नागरिक के लिए, ताकि वो एजुकेशन लेके अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बना सके, ह्यूमन बीइंग बना सके और ह्यूमन कैपिटल की तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो देखिए फंडामेंटल राइट आ चुका है आपका, अप टू 14 ईयर्स जो है, जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी है बाय राइट टू एजुकेशन। इट हैज़ बिन इनेक्टेड इन ईयर 2002, 2002 से लागू किया जा चुका है। इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्रीवियस ईयर्स इन इंडिया, द नंबर ऑफ, नहीं गवर्नमेंट आपको, तो गवर्नमेंट ही स्कूल में ना प्रोवाइड करेगी।
गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो तो गवर्नमेंट ही स्कूल में ना करेगी। केंद्रीय विद्यालय में तो पैसा लगता है। किसमें? केंद्रीय विद्यालय में पैसा लगता है, देखिए बता रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय, देखिए कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है किसी भी गवर्नमेंट में वो आपको फ्री हो जाएगा हर चीज़, ठीक है। फ्री नहीं हो जाएगा हर चीज़, मतलब जहाँ अगर आपको चाहिए, देखिए बात समझिए इस बात को, ये जो राइट टू एजुकेशन है, ये है कि पहले तो जो भी पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनको पहले तो ये फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी में है कि आपको अपने बच्चे को शिक्षा दिलवानी है 14 साल तक कम से कम, ठीक है। अगर आप समर्थ हैं तो अच्छी बात है, अगर आप असमर्थ हैं, इफ़ यू आर अनएबल, देन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। तो आप अब कहीं भी खोजिएगा कि हमको वहाँ फ्री हो, तो ऐसा नहीं, गवर्नमेंट आपको फ्री एजुकेशन देगी, ठीक है। आप हाँ कहिएगा कि हाँ हमको एजुकेशन चाहिए फ्री, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको प्रोविज़न करेगी। अब किस तरह से सब ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो अलग चीज़ है, और चूँकि ये राइट टू एजुकेशन आने के पहले से व्यवस्था बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उनमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बल्कि ये किया गया है कि ठीक है, जैसे कि कोई गरीब बच्चा है तो उसको फ्री दिया जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये नहीं है, यहाँ गरीब वाली बात नहीं है, ये है कि 14 ईयर्स तक यानी 8th क्लास तक आपको फ्री देना ही है, तो ऐसे में वो दे रहा है, आप जाइए जहाँ वो दे रहा है वहाँ आप उसको लीजिए एजुकेशन को। लेकिन ये कहिएगा कि सर केंद्रीय विद्यालय में फीस लगता है, तो केंद्रीय विद्यालय में उसका प्रोविज़न है फॉर पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ उनको फीस नहीं लगता है, या जो भी है, जो भी उनका स्कीम होगा मैं नहीं जानता हूँ। बाकी जो है बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वहाँ एजुकेशन फ्री है, देखिए इस बात को भी समझिए। लेकिन एजुकेशन के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऑप्शनल होती हैं, उन पर पैसा होता है, तो उन पर आपको अगर चाहिए तो आपको पैसा लेना पड़ता है। वहाँ भी गवर्नमेंट देखती है कि आप कितना दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, सब सब होता है, सब चीज़ का फैसिलिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने देखा है, आई सी एंड आई नो दैट गवर्नमेंट इज़ डूइंग। तो जहाँ जिसको दिया जा सकता है जितना, उतना गवर्नमेंट कर रही है। हाँ भाई, जब आप दे सकते हैं अपनी शिक्षा के लिए तो आपको बेयर करना चाहिए खर्च, है ना। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमको फ्री में शिक्षा मिले, शिक्षा देखिए, जैसे कि आप कहिए कि अब हमको सब चीज़ दे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। एजुकेशन दे रहा है, उसके साथ गरीब बच्चों को ड्रेसेस भी फ्री देता है, ठीक है। फूड देखिए, मिड डे मील फूड दिया जाता है फ्री, और उनको साइकिल या और कुछ जो भी चीज़ें, पढ़ने की किताब वगैरह, ये सब फ्री दिया जाता है। तो जैसे बुक्स हैं, तो बुक्स जो है काफ़ी बच्चों को फ्री दिया जाता है, उसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबको ही। तो ये नहीं कही। लेकिन हाँ, आप कहिएगा कि सर केंद्रीय विद्यालय में फ़ीस लिया जाता है, तो देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका अलग है। और चूँकि उसका देखिए केंद्रीय विद्यालय का पर्पज़ अलग है। केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ के लिए बना था, ये वो एक जनरल एजुकेशन के लिए बना हुआ संगठन नहीं है कि शिक्षा खाली देना है जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ के लिए बना था कि जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ होंगे उनके बच्चों को पढ़ाई की मिल सके अच्छे से सुविधा, तो उसके लिए है। लेकिन टीचर सब क्वालिफाइड ठीक से नहीं लग पाता, हैं? केवल नाम मात्र का केंद्रीय विद्यालय। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अभिषेक। पटना में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बुरा हालत है। नहीं नहीं, पटना में मैं मानता हूँ कि थोड़ा हालत ठीक नहीं है। बहुत खराब है। हाँ, लेकिन मैंने बाहर के देखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया केंद्रीय विद्यालय है। लेकिन पटना में आप सही बात है, मैंने देखा है कि यहाँ काफ़ी डाउन है, मतलब उस लायक नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय। बहुत बहुत गंदा है। हाँ, मैं खुद भी देख के इस बात को मैं सरप्राइज हुआ हूँ, क्योंकि मैं अभी देखिए मुजफ्फरपुर गया हुआ था, वहाँ मैं केंद्रीय विद्यालय में ही दिन भर था, और बहुत बढ़िया है वहाँ का। या मैंने और भी जगह दिल्ली वगैरह में या जहाँ भी देखा है, केंद्रीय विद्यालय जनरली काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन पटना में ही मैंने एक्सेप्शन देखा है कि पटना का केंद्रीय विद्यालय की बड़ी हालत ख़राब है, खास करके ये कंकड़बाग वाले की।
मैंने देखा है उधर वाले का। हाँ, मैंने नहीं देखा उधर का, लेकिन हाँ इसका तो मैं जानता हूँ कि बहुत बढ़िया नहीं है, रेप्यूटेड नहीं कहा जा सकता है जिस तरह केंद्रीय विद्यालय का एक होता है स्टेटस। कंकड़बाग वाले का तो मैं जानता हूँ, चूँकि वहाँ हमारा पुराना ही रहा है। तो पटना में बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। मैं अगर ओवरऑल आपसे कहूँ तो काफ़ी अच्छा होता है केंद्रीय विद्यालय का। हर जगह मैंने देखा है बाहर में, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। लेकिन यहाँ तो है कि यहाँ भेजने लायक नहीं है। मतलब यहाँ ऐसा है कि बच्चा आपका हो सकता है बिगड़ ही जाए, जो है। खैर, खास करके कंकड़बाग वाले का तो मैं जानता हूँ कि, लेकिन यहाँ तो मतलब जो अगर ठीक ठाक अफोर्ड कर सकता है स्कूल में तो उसको वहाँ नहीं भेजना चाहिए, जो है। और पढ़ाते भी नहीं हैं टीचर सब भी। खैर चलिए, एनीवे, तो ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये ह्यूमन कैपिटल का मतलब कोई भी जो रोजगार, मतलब जिससे वो पूंजी कमाता हो, उसको तो मतलब कि अपने खान पान के जो जिंदगीकरण करता हो, उसी को ह्यूमन कैपिटल कहेंगे, कहने का मतलब। देखिए, ह्यूमन कैपिटल हम लोगों को ही कहते हैं, हाँ, तो ऐसे मतलब लोग जो अपना नौकरी काम करने अच्छे का। से करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अच्छे से काम करने वाला अगर आदमी है तो वो ह्यूमन कैपिटल है। तो वही पूछ रहा है क्या, हाँ। क्योंकि मतलब कि केवल नौकरी करता है, ठीक से काम नहीं नहीं करता है नहीं तो। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया। देखिए, एक नैरो डेफिनेशन तो वो है, अगर एक आदमी कि कहेगा हाँ हाँ यही लोग हैं अच्छे आदमी, डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, मैं कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि डॉक्टर इंजीनियर है, या कोई भी आदमी हो, लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा हो, हाँ, तो तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। वही ही इज अ बर्डन ऑन सोसाइटी। वही पूछ रहे थे, मतलब कि डॉक्टर ही है, पेशेंट को नहीं देखता है, हम्म। तो वो मतलब कि हॉस्पिटल जाता है, बस जाके इधर उधर करता है, तो बेकार है ह्यूमन वो, कैपिटल में नहीं आएगा। नहीं कहा जाएगा। यस। ठीक है, चलिए। कोई भी ऑफिसर है, इतना आदमी हो, कोई भी हो, तो मैं बता रहा हूँ जब। जाता है लेकिन काम करता नहीं है। हम्म। ऑफिस जाता है लेकिन ऑफिशियल काम करता नहीं है, बैठा रहता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल में नहीं आएगा। नहीं आएगा। ओके। यस सर। खैर चलिए, तो आप समझ गए कि ह्यूमन कैपिटल जो है, जो भी इस समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है वो ह्यूमन कैपिटल है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग है। और जो उसके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं करता है वो यूजलेस है, वेस्ट है। सीधी बात है। यस सर। भाई देखिए, आप देखिए, बहुत कुछ जीवन में अब आप भी देखे होंगे, और हमने तो बहुत कुछ देखा। तो देखिए, एक फैमिली की ही मैं बात करूं, एक फैमिली में ही अगर एक 3 बेटे हैं और एक बेटा अच्छे से काम करता है, कमाता धमाता है, 2 बेटे कमाते हैं, एक बेटा नहीं कमाता है, नहीं कुछ करता है, टाइम पास करता है, तो देखिए वो फैमिली ही उसको ठीक से ट्रीट नहीं करती है। आगे चल के बोलती है कुछ करता धरता है नहीं, बेकार है। और जो जो अच्छे से काम करता है अपना, उसका वैल्यू करते हैं माँ बाप भी, हस्बैंड वाइफ, जो भी लोग हैं परिवार में। तो एक परिवार में ही देखिए वो वहाँ हो जाता है शुरू कि एक ये अच्छे से कर रहा है, अच्छे से कमा रहा है, अपना अच्छा कैरियर चला रहा है, तो उसको लोग इज्जत देते हैं, मानते हैं। और दूसरा नहीं कर रहा है तो उसको लोग नेग्लेक्ट भी करते हैं। ये परिवार में ही होता है। तो समाज और देश तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इस बात को ये होता है, बहुत ये सब ट्रूथ्स हैं जो है। चलिए, बहुत कुछ आगे देखिएगा आप भी, जैसे जैसे अभी ग्रो करिएगा। तो ये कह रहे हैं कि कोई आदमी कंट्रीब्यूट करता है लेकिन कम पैसा कमाता है, देखिए तो वो भी बात, ह्यूमन कैपिटल में आएगा।
देखिए, कम कमाने ज़्यादा कमाने की बात नहीं है। हम्म, जो आपको आप जिस मतलब कि आप जिस सेटअप में बिलॉन्ग करते हैं, उस सेटअप में आपको अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है? देखिए, अब एक कोई गाँव से पढ़ा लिखा है और वो अपना काम कर रहा है गाँव में, तो वो गाँव ही की तरह ना इनकम होगा उसका। पटना शहर की तरह तो इनकम नहीं होगा। ठीक है? तो उसके इनकम को हम लेके उसको कहें कि अरे भाई तुम नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। अगर वो गांव में ही रहता है और पढ़ा लिखा है, उसको सुविधा नहीं मिली, उसको कोई पढ़ाने लिखाने वाला नहीं था, जैसे तैसे पढ़ लिख के उसने अपना ठीक ठाक काम कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, तो ही इज़ ऑल्सो अ गुड, ही इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल ह्यूमन बींग। तो उसको हमें देखना पड़ता है कि आपने क्या उसको यही तो इन्वेस्टमेंट का, जो अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात किए, ठीक है, कि हम कोशिश करते हैं कि सबको शिक्षा दें, अच्छी सुविधा, खाने पीने की सुविधा दें उसको, कपड़े वगैरह हो, शेल्टर उसको हो, एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, हेल्थ केयर हो। लेकिन अगर जिसको नहीं मिला, उसको देने वाला कोई नहीं था, फिर भी उसने जहाँ भी अपना पहुँचा, तो वो उसके लिए वही तारीफ़ के लायक है। ठीक है? तो एक गांव से पढ़ लिख कर अगर कोई बच्चा, कोई अगर ठीक ठाक कोई गवर्नमेंट में क्लास थर्ड क्लास फोर्थ का भी अगर एम्प्लॉय बन गया, तो उसके लिए बहुत तारीफ की बात है। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम कम ज़्यादा पर सीधे नहीं कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको हम बोलें कि जिसको अच्छा वो शहर में रहा, अच्छे उसको पढ़ने लिखने की सुविधा मिली, अच्छे स्कूलों में गया, और फिर वो अच्छा नहीं करता है या नहीं कमाता है, हालांकि, हाँ, तो वो दूसरी बात है कि वहाँ पर भी वो हम स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं देख सकते हैं इस चीज़ को, हर चीज़ पैसे से ही नहीं होती है। ठीक है? हाँ, आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है। ठीक है? देयर आर कंट्रीब्यूशन का भी सब अपना अपना तरीका होता है। ठीक है? तो ठीक है, ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा ब्रॉड ये होती है, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि सिर्फ हम उसको कमाई से ही किसी के जोड़ दें। ठीक है? बहुत लोग देखिए कि पैसा बहुत ये ले लेते हैं, आपका काम अच्छा नहीं करते हैं, तो आप उसको क्या बड़ा तारीफ करते हैं। बहुत लोग कम पैसा लेके भी बहुत अच्छा काम कर देते हैं। हुँ? तो वो तो कम ही पैसा लेता है लेकिन अच्छा काम करता है। हुँ? तो यहाँ ये चीज़ नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है, लेकिन हाँ, हम यहाँ कंट्रीब्यूशन की इन जनरल हम बात करते हैं कि ठीक है, एक अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर, दोनों का इनकम अलग होता है। ठीक है? और ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर भी बेहतर हो सकता है या प्राइवेट का भी डॉक्टर अच्छा हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो ये सब थोड़ा सा मोटे तौर पर जनरल वे में कही जाने वाली चीज़ें हैं, इसको बहुत स्ट्रिक्ट हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो पैसा ज्यादा कौन कमाता है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से डॉक्टर की प्राइवेट? देखिए, जिसकी ज़्यादा, अगर प्राइवेट डॉक्टर का प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है तो वो काफ़ी पैसा कमा लेता है। ठीक है? अब प्राइवेट है लेकिन उसका चलता नहीं है, तो गवर्नमेंट डॉक्टर उससे ज़्यादा कमाएगा, डेफिनेट बात है। तो ऐसा ये नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। खैर, चलिए, अभी हम लोग इस सब चीज़ों पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि जो है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्रीवियस ईयर्स, हमारे देश में हालांकि काफ़ी आर्थिक विकास हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसके बावजूद द नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स हैव नॉट कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। पढ़े लिखे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं पिछले सालों से। तो इस बात को दिखाने के लिए हमारे सामने एक टेबल है, ईयर उसमें एक साइड है, फिर पर्सन मेल एंड फीमेल, 1951 से 2001 तक का डेटा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि परसेंटेज अगर हम देखें, नंबर तो चूंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है तो नंबर्स तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमें उसमें अगर परसेंटेज देखें तो हम देख रहे हैं कि जो है 1951 में 18% अगर था, तो 61 में 28 हुआ, 71 में 34 हुआ, 81 में 43 हुआ, यानी कि लगभग 9-10 हर डेकेड में बढ़ रहा है। ठीक है? ये मेरे ख्याल परसेंट का है या क्या है, जो भी है।
तो शिक्षितों की संख्या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या लिटरेट पीपल का बढ़ा नहीं है, यानी लिटरेसी रेट जो है, नीचे एक और ग्राफ आप देख सकते हैं, नीचे लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है, इसका चार्ट बना हुआ है, बार ग्राफ इसे कहेंगे। तो ये जो बार ग्राफ है सेंसस ऑफ इंडिया का, जिसमें एक तरफ लिटरेसी रेट और दूसरी तरफ ईयर्स दिखाया गया है, तो हम देख रहे हैं कि 51 में हमारा जहां 30% के आसपास पर्सन में कहीं तो 20% था, वो 61 में बढ़ा 30%, फिर जो है 71 में, अच्छा वही लिटरेसी का परसेंट का ये ऊपर में टेबल था जो है, लिटरेसी का जो है 71 में हो गया 30 जो है 4 कितना दिया हुआ है, फिर 81 में हुआ 43%, 52%, 65%। अब लिटरेसी का दिखा रहा है कि बढ़ता गया है, लेकिन देखिए इसमें बहुत झोल झाल है। रियलिटी में आप देखेंगे तो लिटरेसी का डेफिनेशन बहुत चेंज हो गया, ठीक है। आज के डेट में जो अपना नाम लिख पढ़ लेता है उसको लिटरेट मान लिया जाता है, खाली नाम अपना लिख लेता है, पढ़ लेता है जो है, ठीक है। तो ये ज़बरदस्ती बढ़ाने के लिए लिटरेसी रेट को किया गया है। पहले लोग जो है, जैसे देखिए आज का मैट्रिक पास स्टूडेंट और 50s 60s का मैट्रिक पास स्टूडेंट, बहुत फ़र्क हो जाएगा, समझ गए। आज का जो मैट्रिक पास है 1951 का जो है, वो जो 4th पास अगर होगा, 5th पास, वो उससे ज़्यादा जानेगा। उस समय 4th 5वीं तक जो पढ़ लेते थे वो आज के मैट्रिक से ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो है मतलब थोड़ा सा मिसलीडिंग है लिटरेसी रेट वाली जो बात है, कि पहले लोग गिनते थे कम की हाँ, लेकिन उनको वो होते थे सॉलिड, पढ़े लिखे होते थे। और अब जो है कहने को आपको हो जाएगा कि मैट्रिक है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि डिग्री बहुत आसानी से मिल गई होती है। आजकल फेल होता ही नहीं है, पास कर दिया जाता है खाली, तो वो 10th पास का कोई वैल्यू नहीं रह गया। पहले 10th पास का मतलब अच्छा पढ़ा लिखा माना जाता था, कोई भी काम कर सकता था। तो ये चीज़ें जो है, लेकिन चलिए लिटरेसी रेट को हमें चूँकि दिखाना था दुनिया के सामने कि हाँ लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, नेता लोग ठग रहे हैं लोगों को, तो ये ठगी कार्यक्रम चालू है बढ़ाने के लिए। अब इकोनॉमिक्स डेटा में भी ठगा जा रहा है मोदी जी के द्वारा बहुत, कि कोई हमारे को क्रिटिसाइज नहीं कर सके कि हमारा अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। अभी रघुराम राजन ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है आईए में, तो बहुत तरह का बवाल चल रहा है जो है, देखिए। एनीवे, फ्रॉम द अबव टेबल एंड डायग्राम, एक तो टेबल था ऊपर और नीचे जो डायग्राम था, बार डायग्राम, इट इज़ क्लियर दैट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इन एवरी डेकेड। कहा जा रहा है कि हर डेकेड में लिटरेसी रेट बढ़ा है। तो लिटरेसी रेट बढ़ा है, लेकिन कितना बढ़ा है, तो ये सब जो है सोच की बात है। एनीवे, खैर, तो यहाँ हम देख सकते हैं एक और हमारे पास नीचे फोटोग्राफ है एक। एनीवे, फ्रॉम द अबव टेबल एंड डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इन एवरी डेकेड। Still, the male literacy rate is higher than female literacy rate. That shows a backward thinking towards females. देखिए अभी भी हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि महिलाओं को लोग जो है ठीक से नहीं ये करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में वो नहीं करते हैं, इनकरेज नहीं करते हैं बच्चियों को, या पढ़ी लिखी हुई भी होती हैं तो उनके प्रति उनका सही रवैया नहीं होता है, ठीक है। दे बिलीव दैट फीमेल्स आर नॉट क्वालिफाइड। तो खैर इसके पीछे हमारी ही मानसिकता है कि हम शिक्षा की ठीक से उनके लिए सुविधा नहीं करते हैं, उनको इनकरेज नहीं करते हैं। अब हालांकि इस पर अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, वो दोनों के फेवर में आर्गूमेंट्स है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन चलिए समाज का अपना अपना रवैया है, ठीक है, और ठीक है, हमें सुविधा देनी चाहिए, बाकी जिसको पढ़ना होगा पढ़ ही लेगा, और जिसको सुविधा दीजिएगा भी नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेगा। तो मेल हो या फीमेल, सब जगह यही लागू है। एनीवे,
तो यहाँ कहा जा रहा है कि वी ought टू टेक प्लेज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। हमें एक आइडियल वे में कहा जा रहा है कि हमें एक शपथ लेनी चाहिए ताकि हम शिक्षा जो है वो महिला और पुरुषों दोनों तक ही शिक्षा को पहुंचाएं, शिक्षा को दें, किसी के साथ भेदभाव ना करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग। एजुकेशन का रोल तो हम देखे ही हैं, जुड़े हुए हैं इसी फील्ड से। तो एजुकेशन का रोल तो हम लोग समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लाइफ में एजुकेशन का क्या रोल होता है। नेक्स्ट कम्स ट्रेनिंग। थ्रू एजुकेशन वी इंक्रीज ओनली आवर बुकिश नॉलेज। देखिए यहाँ एक बात समझने की है कि एजुकेशन से जो है वो हमारा जो खास करके जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जिस तरह का आजकल है कि स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, वहाँ पढ़ाई होती है, कुछ सिलेबस होता है, उसी के अनुसार पढ़ाया जाता है, तो उससे हमारा सिर्फ किताबी नॉलेज बढ़ता है। यानी कि जो नॉलेज किताबों में बांटी गई है, किताबों में लिखी गई है, दी गई है, वो नॉलेज बढ़ता है, बट वो वास्तविक दुनिया से थोड़ा अलग होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। टू कनेक्ट दिस नॉलेज विथ स्किल सम स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यानी कि किताब में तो आपको थियरी दिया रहता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में कैसे लागू करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, उसके लिए हमें कुछ अलग तरह का नॉलेज चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अपने जो हमने बुकिश नॉलेज लिया है उसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें, अप्लाई करें। द नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर वर्क इज कनेक्टेड टू टेक्निकल एजुकेशन। तो किसी काम को रियलिटी में यानी असल हालात में दुनिया में करने के लिए जो हमें जो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है उसे हम टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, द नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, यानी किसी काम को करने के लिए उससे खास कर जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसे हम टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। In modern times, need of training has increased with its increasing demand because we have to prove ourselves skilled in the world market. तो कहा जा रहा है कि आधुनिक समय में, आजकल के समय में ट्रेनिंग की ज़रूरत बढ़ती चली गई है, उसकी बढ़ती ज़रूरत के साथ, क्योंकि दुनिया में हमें साबित करना होता है कि हम जो हैं लायक हैं, केपेबल हैं, स्किल्ड हैं। तो ये दुनिया जुड़ी हुई है। पटना से पढ़ के लोग, दिल्ली से पढ़ के लोग लंदन में, न्यूयॉर्क, सब जगह काम कर रहे हैं। तो आज आपको हर जगह अपने क्वालिटी को साबित करना होता है। आप भले कहीं पढ़े हुए हो, कलकत्ता से पढ़े हो, पटना से पढ़े हो, मुजफ्फरपुर से पढ़े हो, और हो सकता है आपको बाहर काम करने का मौका मिले या भारत के ही किसी शहर में काम करने का मौका मिले। तो ऐसे में हमें हर जगह अपनी जो है क्वालिटी को, अपने क्वालिफिकेशन को प्रूव करना पड़ता है, अपने स्किल्स को प्रूव करना पड़ता है। तो इसके लिए इन स्पेशल ट्रेनिंग का, टेक्निकल एजुकेशन का नीड जो है बढ़ गया है, ताकि हम कहीं भी जाके अपना स्किल प्रूव कर सकें। तो ये हो गया ट्रेनिंग का महत्व। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझेंगे डिटेल में, यानी कि कैसे हम मानव पूंजी का निर्माण करते हैं, यानी कैसे हम जो है एक ऐसा वर्कफोर्स, एक ऐसी कार्य बल तैयार करते हैं, यानी ऐसे स्किल्ड जो है अडल्ट लोग को तैयार करते हैं जो कि स्किल्ड हों, चाहे वो प्लम्बर के रूप में, चाहे वो इंजीनियर के रूप में, चाहे टेक्नीशियन के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, या लॉयर के रूप में, टीचर के रूप में। ऐसे लोगों को तैयार करने में क्या प्रक्रिया लगती है, उस पूरी प्रोसीजर को हम डिटेल में समझेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो पहले जो है शिक्षा विभाग का नाम बीच में, मतलब खासकर कांग्रेस सरकार जब थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं कहते थे उसे, एजुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं कहते थे, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। तो अब इसको समझेंगे कि ये प्रक्रिया पूरी किस तरह से
होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, इसको पूरा समझेंगे। ओके, देखिए, द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्लान is the creation of human capital so that in the long run the economic reforms could be made successful। कहा जा रहा है कि भारत के विकास का जो प्लान था, योजना था, उसका अंतिम लक्ष्य जो था वो था क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन कैपिटल बनाना, मानव पूंजी बनाना, यानी ऐसे लोगों को तैयार करना जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी क्वालिफाइड हों, एक्सपर्ट हों, सो दैट इन द लॉन्ग रन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कुड बी मेड सक्सेसफुल, ताकि लंबे समय में, एक लॉन्ग रन का मतलब लंबे समय में, यानी कि अगले 30 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं, वो सफल हो सके। एक मिनट, तो भारत में जिस आज़ाद हुआ था देश जिस समय, तो उसके बाद जो विकास का जो एक प्लानिंग किया गया था, एक योजना बनाई गई थी, तो उस योजना का लक्ष्य ये था कि आगे चल के अंतिम लक्ष्य, यानी कि पहले तो हाँ ये सब था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए, डैम बनाए गए, फैक्ट्रीज लगाए गए तरह तरह के, तो ये सब शुरुआत थे, या किसानों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे, उनको नए नए तरीके सिखाने के लिए। तो इन सब जो कार्यक्रम चले थे, प्रोग्राम चले थे, इनका अंतिम लक्ष्य क्या था कि देश में हर क्षेत्र में, हर फील्ड में एक एक्सपर्ट्स, अच्छे से इफिशिएंट काम करने वाले लोगों को तैयार करना। यानी कि अगर जो किसान है तो वो किसानी ही बहुत अच्छे से, अपनी खेती बाड़ी को बहुत अच्छे से करने वाले हों, ऐसे ट्रेंड हो जाए, ऐसे सीखे हुए, ऐसे अनुभवी किसान हों। अगर शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, तो वही क्वालिफाइड टीचर्स हों जो अपने अपने फील्ड में, जिनको बहुत नॉलेज हो, जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, हैं, जो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों, टीचर्स हों, बिजनेसमैन हों, मैनेजर्स हों, टेक्नीशियन हों, प्लम्बर हों, कारपेंटर हों, इलेक्ट्रीशियन हों, पेंटर हों, रिसर्च वर्कर्स हों, जो भी लोग हों, वो अपने अपने फील्ड में उनको अच्छी क्वालिफिकेशन हो, अपने काम को वो काफ़ी अच्छे से जानने वाले हों। तो जब ऐसा होगा तभी वो आर्थिक विकास को संभव कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक सुधार किए जा रहे थे, बहुत तरह के जो इकोनॉमी में हमारे चेंजेस किए जा रहे थे। जैसे पहले विदेश आने जाने पर रोक होती थी, उसके लिए काफ़ी वेरिफिकेशन वगैरह करके तब पासपोर्ट बनता था, लोगों का बड़ा जांच होता था और देखा जाता था कि किस लिए विदेश जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है। पासपोर्ट बनता था, उसमें बहुत नियम कानून होते थे, लंबी प्रक्रिया होती थी, कई सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे। फिर आपका वीज़ा मिलता था जिस देश का, तो वो देश अपना जांच करता था काफ़ी, यहाँ की सरकार से कोलैबोरेट करके। तो क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ से लोगों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं थी, जो कुछ लोग जाते थे तो उनके लिए जांच पड़ताल प्रॉपर करके तब दिया जाता था। बाद में इस प्रक्रिया को आसान कर दी गई कि ठीक है, आसानी से आपका पासपोर्ट बन जाता है, और अब तो बहुत सरल हो गया, अप्लाई कर दीजिए, पासपोर्ट बन जाता है तुरंत। उसमें भी अब कर दिया गया
तत्काल सिस्टम कि अगर आपको तुरंत चाहिए, एक हफ्ता में चाहिए, तो उसका भी सिस्टम है। फीस लगता है और जो भी है फॉर्मेट अप्लाई करने का फटाफट। तो हर चीज़ को सुविधाजनक बनाया गया। क्यों? ताकि लोग आसानी से विदेश जा सकें, जो पढ़ना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको आसानी हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो आने जाने में, या पढ़ने लिखने के लिए जो लोग आना जाना चाहते हैं। तो ये सुविधा क्यों की गई? ताकि लोग काम, क्योंकि देखा गया कि लोगों को काम करने के लिए जाने की ज़रूरत है, या पढ़ने लिखने के लिए जाने की ज़रूरत है, जाना चाहते हैं बच्चे, तो उनके लिए सुविधा कर दिया कि आप लोग आसानी से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से पासपोर्ट बना हुआ है, वीज़ा अप्लाई कीजिए, वीज़ा हो गया, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जब मन है जाइए, जब मन है आइए। तो इस तरह से, या बहुत सारे जो है पढ़ाई के लिए सुविधाएं की गई, फैसिलिटीज़ दी गई। ठीक है, आज देखिए, पैसे का भी दिक्कत है, कोई कोर्स वगैरह पढ़ने के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट वगैरह से उसकी मिलती है, उसमें लोन वगैरह मिलता है हर जगह। स्टूडेंट्स के लिए हर जगह लोन का स्कीम कर दिया गया, उनके लिए फैसिलिटीज़ कर दिया गया। आज देखिए, कोचिंग तक के लिए, हर चीज़ के लिए आपको अवेलेबल है। तो कहा गया कि बहुत सारी चीज़ों को जो है आसान कर दिया गया, या बिजनेस वगैरह को, या बहुत सारी चीज़ों को, प्रक्रियाओं को सरकार की आसान कर दिया गया। आज देखिए, हर सुविधा आपको मोबाइल पर अवेलेबल है। मोबाइल पर आप हर चीज़ के लिए अप्लाई कर दे सकते हैं, उसका अपना सर्विस ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या हुआ है, नहीं हुआ है, काम हुआ कि नहीं हुआ। क्यों किया जा रहा है? ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा के अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें। और कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, या जो जागरूक होगा। अब किसानों के लिए भी मोबाइल पर बहुत कुछ आता है, तो वो जो जागरूक होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, या जो जानने की कोशिश करेगा, तो वो जान पाएगा, उसका यूज़ कर पाएगा। जो नहीं जागरूक होगा, वो नहीं उसको समझ पाएगा, या नहीं उसको सीख पाएगा, उसका फ़ायदा ले पाएगा। तो जितने भी बहुत सारे जो आर्थिक सुधार सरकार कर रही है, उसका पर्पज़ है कि ताकि उससे हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, सर्विस प्रोवाइड कर सकें, ताकि लोग अपना हर फील्ड में अपना बेहतर ढंग से अपने काम को कर सकें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, और उससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और इफ़िशियंसी दे सकें। तो इसलिए आज हर गवर्नमेंट सर्विस को मोबाइल पर पहुंचा दिया गया है कि आप मोबाइल पर ही सब चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आज मोबाइल पर हो जाता है। तो करने के पीछे लक्ष्य क्या है सरकार का? ताकि लोग अपना समय बचा सकें, कि ऑफिस में आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, लाइन में लगे हुए हैं, आज हर चीज़ मैंने बताया कि ऑनलाइन कर दिया, इसीलिए ताकि लोग उस सेवा का फ़ायदा उठा के अपना समय भी बचा सके, कहीं भी बैठे हुए काम भी करें, साथ में अपना प्रोसेस कर लिया मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, जिस चीज़ पर भी जो है करना है। तो समय की बचत है, एनर्जी की बचत है, पैसों की बचत है, और फास्ट काम है। तो हर चीज़ देखिए फास्ट हो गया, सब चीज़। तो ये जो भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का प्लानिंग किया गया था, तो उसका अंतिम लक्ष्य यही था कि ताकि देश में हर तरह के बेहतर लोग को डेवलप किया जा सके। फिर आने वाले समय में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो लोहे के काम करने वाले हो, चाहे किसी तरह का प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिक हो, पेंटर हो, ठीक है, या अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वर्क में करने वाले, जैसे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, मैनेजर्स हो, जो भी तरह के और बिजनेसमैन हो, तो वो सब एक हम अच्छे क्वालिफाइड ऐसे लोगों को तैयार कर सके आने वाले समय में, जो आज कल के समय से बेहतर हो। तो ये सब ही आखिरकार लक्ष्य था देश के विकास के, जो योजना बनी थी, और उसको लेके जो सुधार किए जा रहे थे समय समय पर। During last 5 years in India, there has been a considerable development in human resources that can be seen from population related better indicators, standard of literacy and education, and standard of health services. तो कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत में जो है काफ़ी विकास देखा जा सकता है, काफ़ी प्रगति देखी जा सकती है मानव संसाधन के रूप में, यानी कि लोगों में, जो कि हम तरह तरह के जो आंकड़े आते हैं पॉपुलेशन से जुड़े हुए, जिनसे समझ सकते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट बढ़ा है लोगों का, शिक्षा से जुड़ा हुआ, या जो उनके जो स्वास्थ्य की जो उनकी
गुणवत्ता क्वालिटी है हेल्थ का, उन सब के आंकड़ों से हम देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी सुधार हुआ है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स आर ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कहा जा रहा है कि जैसे स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े, जनसंख्या से जुड़े आंकड़े हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट, एजुकेशन का रेट, हेल्थ सर्विसेज का जो स्टैंडर्ड है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है कि औसतन लोग कितना साल तक जीने की संभावना है, लोगों के औसतन कितने साल, यानी कि आज के डेट में पुरुष कितने साल तक उनके मतलब अंदाजा होता है कि हाँ कितने साल तक जी रहे हैं पुरुष एवरेज, या महिलाएं कितने साल, या इन एवरेज टोटल पॉपुलेशन का अगर हम कहें कि क्या है एवरेज, यानी कितने साल उनका जीवन का उम्मीद है, कितने साल जिएंगे। तो ये बढ़ा है हाल के, जैसा हम टेबल में नीचे अभी देखेंगे डेटा जो दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये आशा होती है, प्रत्याशा, ये नहीं होता है कि इतना ही साल, हो सकता है कि 65 हो तो बहुत लोग 100 तक भी जी रहे हैं, 80 तक भी जी रहे हैं। तो ये जो है एक स्टैटिस्टिकल डेटा है जो सबका एवरेज करके कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उससे कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ आज के डेट में एवरेज कितना साल किसी व्यक्ति के जीने की उम्मीद है। हो सकता है वो उससे ज़्यादा जिए, हो सकता है कम जिए। बहुत से लोगों का किसी किसी कारण से जल्दी मृत्यु हो जाता है, तो वो 30-32 साल में भी, 20 साल में भी मौत हो जाती है। बहुत से लोग जो है वो 70-80 क्रॉस करके, 90 क्रॉस करके भी जी रहे हैं। 35-35 साल से कोई का लड़का मर गया। हाँ, तो ये जो है मतलब एक एवरेज डेटा होता है। एवरेज हम निकालते हैं कि हाँ एक एवरेज इंसान के लिए आज के डेट में उसकी जीवन की कितनी आयु हम मान सकते हैं, कि हाउ लॉन्ग विल ही लिव। तो ये कहते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद हुआ लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट आपको हम समझा चुके हैं कि पढ़े लिखे लोगों का संख्या होता है। और फिर है बर्थ एंड डेथ रेट, यानी कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं पर 1000, उसका रेट होता है, उसको हम बर्थ रेट और डेथ रेट कहते हैं। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चा, नवजात शिशु के मृत्यु दर क्या है, कितने बच्चे मर जाते हैं। इन्फेंट जब हम वर्ड यूज करते हैं तो 1 साल तक के लिए यूज होता है, ठीक है। चाइल्ड वर्ड यूज करते हैं तो 5 साल तक के लिए आता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि 1 साल उम्र पूरा होने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जा रही है, तो उसकी रेट को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और फिर 5 साल तक जो बच्चे का हो जाता है तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, उसको चाइल्ड कहते हैं, इसलिए इन्फेंट 1 साल तक के बच्चे को कहा जाता है। तो दीज आर ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये सब जो है मानव के विकास का सही आंकड़ा दिखाते हैं। अब जहाँ जिस समाज में, जिस देश में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, बच्चों के मरने की संख्या कम है, और बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह ठीक, तो मान सकते हैं कि हाँ वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, मानव वहाँ विकसित है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की अननेसेसरी मौत नहीं होती है, और बर्थ रेट भी ठीक ठाक है, डेथ रेट भी कम है, यानी कि ज़्यादा लोग नहीं मर रहे हैं। तो ऐसे में हम वहाँ मान सकते हैं कि हाँ, तो स्वास्थ्य के आंकड़े हम वहाँ अच्छे मान सकते हैं। तो ये सब जो है ये सब सही हमें बताते हैं। तो इन आंकड़ों को समय समय पर किसी किसी संगठन द्वारा छापा जाता है, कैलकुलेट करके निकाला जाता है। On the basis of the indicators of human development, we can say that India has progressed in the development of human resource, which is shown in the following table. तो इन सब आंकड़ों को देखते हुए, ये सब जो आंकड़े हैं जो मानव के विकास की बात करते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ किस देश में मानव का विकास कैसा है, ठीक है। अब वहाँ मान लीजिए कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत कम है वहाँ पर, और स्टैंडर्ड जो है वो हेल्थ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो ऐसे में हम वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ का देश जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं है, और लोगों की उम्र ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कहीं देश का क्या स्थान है।
तो ये आंकड़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में आगे बढ़ा है। जो नीचे एक टेबल दिया गया है, तो इस टेबल का हमने आपको फोटोग्राफ पहले भेज दिया था। ये टेबल थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा गया है पोजीशन उसका, और दिख नहीं रहा है ठीक से। तो आपको हमने टेलीग्राम पर इस टेबल का सही रूप भेजा था, तो वहाँ उसको देख लेंगे। तो इसमें आपको हमने जो एक मिनट, तो उस टेलीग्राम में खोले उस टेबल को। ये आपको 19 तारीख को भेजा गया था। तो इस टेबल को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलम जो है ईयर है, सेकंड कॉलम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, थर्ड कॉलम लिटरेसी रेट है, फोर्थ कॉलम बर्थ रेट पर 1000 है, फिफ्थ कॉलम डेथ रेट पर 1000 है, सिक्स्थ कॉलम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 है, और सेवेंथ कॉलम जो है पर कैपिटा इनकम एट 1993-94 प्राइसेस दिए गए। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर 1951 को देखें, 1951 में जब सेंसस हुआ था, तो उस समय का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था 32 ईयर्स था। यानी कि एक आदमी के जो जीने की आशा थी कि वो 32 साल तक जिएगा औसतन। लिटरेसी रेट जो था वो 18% था। बर्थ रेट जो था पर 1040 मान सकते हैं रफली। डेथ रेट था 27। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 146। और पर कैपिटा इनकम यानी एक व्यक्ति की इंसान जो थी 93-94 के प्राइसेस को यहाँ आधार मान के 3600 यानी 3700 रुपये लगभग उस समय के प्राइसेस के हिसाब से 3700 रुपये माना गया। 61 में देखेंगे कि ये बढ़ के जो है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 10 साल बढ़ के 41 पॉइंट कुछ हो गई है। लिटरेसी रेट भी 10% बढ़ा 28। बर्थ रेट जो है 41 रहा। डेथ रेट जो है कमी हुई उसमें 5% की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेकिन बच्चों के मरने की संख्या उतनी ही रही। और पर कैपिटा इनकम में 700 रुपये लगभग बढ़ा। 71 में देख रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ी, 45-46 हो गई। लिटरेसी रेट भी बढ़ा 34%। बर्थ रेट कमा 37 हो गया। डेथ रेट काफ़ी कम हुआ है 14%, 15%। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है ठीक ठाक। और पर कैपिटा इनकम थोड़ा बढ़ा है उसी। 81 में फिर हम देख रहे हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ गई 10 साल। लिटरेसी रेट 10% लगभग बढ़ गई। बर्थ रेट जो है वो थोड़ा सा और कम हुआ। डेथ रेट जो है वो भी कम हुआ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ, घटा है काफ़ी बच्चों की मरने की संख्या।
और इनकम जो लेकिन है वो काफ़ी घट गई इस 10 साल में। फिर 91 में जो है आपका देखा जाए तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर बढ़ी थोड़ा, और लिटरेसी रेट भी बढ़ी है, बर्थ रेट घटा है, डेथ रेट का और काफ़ी कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गया, और पर कैपिटा इनकम काफ़ी बढ़ा। 2001 में फिर हम देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर बढ़ा, लिटरेसी रेट बढ़ा, बर्थ रेट कम हुआ, डेथ रेट बहुत कम हुआ, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी कम, उसमें एक अच्छी कमी आई, और इनकम जो है वो अच्छी खासी बढ़ी। तो ये पिछले 50 सालों का डेटा है हमारे देश का, और इसको हम देख के कह सकते हैं कि काफ़ी विकास हुआ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में। 50 सालों में जो है 51 से 2001 हम देख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग डबल हो गई, जो उसमें 32 साल थी 64 हो गई। लिटरेसी रेट 18 से 65% हो गई। बर्थ रेट जो है काफ़ी कम हुआ, यानी 40 से 25 हुआ, जो तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी जा रही थी उसमें कंट्रोल हुआ। डेथ रेट, जो मौतें इतनी हो रही थी उसमें काफ़ी कमी हुई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी काफ़ी कमी हुई, हाफ से ज़्यादा कम हो गया, और पर कैपिटा इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो इन चीज़ों को हम देख के कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में देश में मानव विकास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो मोदी जी जो झूठा ही भाषण देते हैं कि पिछले 50 सालों में क्या हुआ देश में, तो उनको ये चार्ट भेज देना चाहिए कि देखिए क्या हुआ। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, आज से पहले कुछ हुआ ही नहीं, तो ये सब आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े चूँकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो लोगों को ठगने के लिए जो है वो जो भी है, जो भी लोग अगर गलत बात कहते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि देखिए गलत है, कैसे नहीं हुआ है। लेकिन यही बात है कि पढ़े लिखे लोग कौन हैं, बहुत गिने चुने, और उसमें भी पढ़े लिखों में भी जो है सब बातें ध्यान नहीं रहती है, लोगों को पढ़ के भूल जाते हैं कि देखिए, ये देखिए आपके सामने टेबल है जो बता रहा है कि कितना विकास हुआ पिछले 50 सालों में भी, और अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन जो ये कहते हैं कि भाई आज ही सब कुछ हो रहा है और पिछले 50 60 70 सालों में क्या हुआ, तो उनके लिए ये टेबल जो है काफ़ी अच्छा जवाब है और सही चीज़ है। ऐसा नहीं कि ये सही आंकड़े हैं, खैर सरकार के ही आंकड़े हैं। चलिए, from this table it is obvious that in India during planned period average life expectancy and literacy rate have increased, while birth rate, death rate and infant mortality rate have decreased। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इससे हम, इस जो टेबल है इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि भारत में जितना समय योजनाएं चली, विकास का प्लानिंग चला, यानी कि अभी 2001 तक का डेटा है ये टेबल में, इसमें देखा जा सकता है कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो औसत उम्र की प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा, और लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है वो बढ़ी है, जबकि बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ यानी घटा है। एंड इंक्रीज इज रजिस्टर्ड इन पर कैपिटा इनकम ऑल्सो, और प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई, यानी हर आदमी की औसत एक जो आय हुई वो उसमें बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। The data are indicators of the fact that in India there has been a considerable progress in development of human resource। तो ये जो आंकड़े हैं ये साफ साफ बताते हैं कि भारत में पिछले 50 सालों में, 60 सालों में
मानव का अच्छा खासा विकास हुआ है, ये हम लोग साफ देख सकते हैं। The following educational research centers have been extending their services in the development of human resource. और कहा जा रहा है कि ये नीचे दिए गए कुछ जो शिक्षा के शोध संस्थान हैं, रिसर्च केंद्र हैं, ये जो है अपनी अपनी सेवाएं देश के मानव विकास में दे रहे हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ICAR Indian Council of Agricultural Research, ICMR Indian Council of Medical Research एंड ICSSR है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो ये सब जो संस्थान हैं जो कि स्कूल कॉलेजों को या उनके पढ़ाई के सिलेबस पाठ्यक्रम किताबें वगैरह बनाते हैं, चलाते हैं, बोर्ड वगैरह, जैसे NCERT आप जानते हैं कि पूरे देश के स्कूलों का जो बोर्ड है जो उनसे जुड़ा हुआ सिलेबस तैयार करता है और बुक्स डेवलप करता है, पढ़ाई का रिसर्च करता है उस फील्ड में। SCERT जो राज्य स्तर के जो है ऐसे संस्थान हैं जो शिक्षा के जो किताबें, आप जैसे बिहार बोर्ड की किताबें SCERT यहाँ की डेवलप की है, हर राज्य का करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो SCERT हो चाहे NCERT हो। राज्य स्तर पर SCERT करता है, केंद्र स्तर पर NCERT करता है। UGC है जो यूनिवर्सिटी में लेवल पर काम करता है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई हो उनको देख रेख करता है। फिर ICAR है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ रिसर्च देश में हो रहा है उसकी संस्था है। ICMR है जो मेडिकल फील्ड में रिसर्च होता है उसको देख रेख करता है। और ICSSR है जो सोशल साइंसेज के फील्ड में रिसर्च करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब जो सब्जेक्ट हैं इन सब में। तो ये सब बॉडीज़ हैं जो हमारे शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करते हैं, रिसर्च करते हैं और उनमें विकास में योगदान करते हैं। एक मिनट का ब्रेक लेंगे।
हाँ, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न एज इज़ एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ठीक है, आज के समय में अगर हम देखते हैं तो आईटी का समय है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? सूचना तकनीक। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से बेहतर ढंग से यूज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं, इन सब का जो टेक्नोलॉजी है इसी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहें। जैसे आजकल आपका ईमेल आ गया, अब आज तो नहीं आया, बहुत साल हो गया ईमेल आए हुए, या जितना भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह का हम यूज़ करते हैं, मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या है कि हम बेहतर ढंग से जो है इंफॉर्मेशन चारों तरफ, देखिए आजकल हम मोबाइल पर इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ सब देख लेते हैं, या कम्युनिकेट करते हैं, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, हर तरह की चीज़ें हैं, ऑनलाइन वीडियोज़, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब यूज़ करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग होता है। तो ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ कैपिटल फॉर एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जो है ये मानव विकास के लिए एक कैपिटल है, पूंजी है। अब जैसे देखिए, बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, अब उनको कंप्यूटर सिखाया जाता है। कंप्यूटर अगर उनके पास होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, या आजकल मोबाइल, टैबलेट हो गया है, तो उनसे क्या है कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। मिसयूज़ करना अलग बात है, गेम खेलना अलग बात है, मूवीज़ देखना अलग बात है। लेकिन जहाँ तक हम पॉजिटिव और एक इन्फॉर्मेशनल यूज़ की बात कहें, तो इन सब के माध्यम से ज़्यादा हम आज तेज़ी से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। ये तो उसके कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये भी एक कैपिटल है, पूंजी है। मतलब जैसे हम एक अच्छा मोबाइल खरीदते हैं, क्यों? ताकि हम अपना जो भी काम है वो बेहतर ढंग से कर सकें, जो मोबाइल रिलेटेड वर्क होता है हमारा। और आजकल देखिए सारे काम, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देखना है, उसके बारे में जानना है, यूट्यूब वीडियो देखना है, या कोई भी चीज़ ऑनलाइन करनी है, ऐप्स का यूज़ करना है, ठीक है, कैमरा होता है, सारी चीज़ें होती हैं मोबाइल में। बातचीत आप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेट पर आप हर तरह का चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो थ्रू दिस ह्यूमन बीइंग एनरिचेज हिज नॉलेज, एंड थ्रू लर्नड टेक्निक्स हेल्प्स इन एनहांसिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इन सब के माध्यम से, यानी आईटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो मनुष्य है वो अपना ज्ञान को बढ़ा रहा है, और टेक्निक्स के माध्यम से अपना प्रोडक्शन को और बढ़ा रहा है। ठीक है, आज हम तेज़ी से अपना, जैसे आप लोग मटेरियल कुछ बना लिए, भेज दिए, आपको मिल गया, जहाँ भी आपने फ़ोटो भेजा वहाँ से हमने देख लिया क्या आपने नोट्स लिखा है, उसमें सुधार कर दिया, वीडियो कॉल हो गया, ऑडियो कॉल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, डिस्कस, मतलब सारा चीज़ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा वो बढ़ रहा है, उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है, बेहतर ढंग से हम काम कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, वीडियो भी आपको शेयर कर रहे हैं, आपको जो भी कुछ है, और आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हर तरह का चीज़ है। तो ये आईटी के ही माध्यम से हो रहा है, तो और आपको क्या बताने की ज़रूरत है इसमें। ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देयर इज अपॉर्चुनिटी टू नो द वेज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग लिमिटेड कैपिटल इन प्रोडक्शन सेक्टर। आज कहा जा रहा है कि आईटी के कारण आज मौके हैं कि हम कम से कम पैसे लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फ़ायदे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए आज हम मोबाइल से ही, देखिए अब मैंने आपको एक छोटा सा अमेज़ॉन का उदाहरण दिया कि मुझे अगर कोई सामान खरीदना है, मैं लोकल मार्केट में जाऊंगा, लूँगा, और अमेज़ॉन पर जाऊंगा,
तो उस पर मुझे बहुत बढ़िया चीज़ मिल सकता है या वही चीज़ मुझे काफ़ी कम कीमत में मिल जाता है। तो पैसे का सेविंग हुआ कि नहीं, उस पैसे का मैं और कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं, या और बहुत तरह के चीज़ों को मैं यहाँ से, आज तो मोबाइल से ट्रेडिंग वगैरह होता है, शेयर्स का होता है, हर चीज़ का आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, अपना बढ़ा सकते हैं। देखिए आज हर जगह क्या है, सब्जी वाले के पास भी जाइए तो उसको हम फ़ोन पे से या गूगल पे से पैसा दे देते हैं, वो फटाफट, उसको इतना करने का ज़रूरत नहीं है, अपना सामान लिया, फ़ोन पे कर दिए, उसको पैसा उसके अकाउंट में पहुँच गया। तो अब पैसा लेना, उसको ढंग से रखना और उसको जमा करना बैंक में जाके, ये सब का झमेला उसके लिए भी ख़त्म और हमारे लिए भी ख़त्म कि पैसा निकाल रहे हैं, उसको गिन के अब चेंज लाइए तो ये लाइए, झमेला ख़त्म। जितना है उसके मोबाइल में हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया और फटाफट वो अपना काम करने में लगा हुआ है। ठीक है, न उसको डर है कि मेरा कोई चुरा लेगा, कर लेगा। तो आज प्रोडक्शन हर कोई बढ़ा रहा है। ठीक है, मोबाइल से हर चीज़ हो रहा है, एक्सेस हो रहा है ऑनलाइन, बहुत सारी। पीपल ऑफ अदर प्लेसेस कैन बी बेनिफिटेड बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब दूर से ही लोग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के कोई काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं। द एडवांटेज, अब देखिए हम लोग यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है या कोई चीज़ सीखने वाला चीज़ है, जैसे मतलब काम कुछ करने का, तो वो आप यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हर तरह का काम लोग सीख रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कोई भी तरह का वर्कर हो, वो यूट्यूब वीडियो से अपना सीख लेता है काम। बच्चे सीख लेते हैं, बड़े सीख लेते हैं, मैं सीख लेता हूँ बहुत कुछ। तो कहाँ है, कोई पता चलेगा कोई थाईलैंड का है, कोई कोरिया का है, कोई अमेरिका का है, कोई कहीं साउथ अमेरिका का है, वहाँ कोई वीडियो इंग्लिश में, कहीं भी कोई इसी देश में कहीं से भी बनाया हुआ है, छोटी से छोटी बात से बड़ी चीज़ पर वीडियो, और आप उसको देख के हम उसको समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आज इन्फॉर्मेशन एट आवर फिंगर टिप्स आ गई है। आप किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर ले सकते हैं, आपको तुरंत जानकारी मिल जाती है, सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कितना बड़ा फैसिलिटी है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हम लोग जब नया नया इंटरनेट आया था, हम लोग को विश्वास नहीं होता, हम लोग को लगता है खाली टाइम पास है, मतलब कुछ काम का नहीं है, मतलब ज़रूरी काम जो है वो सब चीज़ें के लिए तो है, बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है, तो हम लोग बहुत टाइम नहीं देते थे। और आज देखिए, आज बिना इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बेकार है, कंप्यूटर बेकार है, लैपटॉप बेकार है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो। और एक समय था, मैंने बताया था कॉलेज में कि मेरे में मेरा अपना पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन था, लेकिन मैं वो कंप्यूटर बंद पड़ा रहता था, बेकार है, टाइम उसमें क्या करें लगाए। जो ज़रूरी काम है किया, थोड़ी देर बंद कर दिया उसके बाद, क्योंकि हमें लगता था कुछ काम का है ही नहीं, और उस समय इतना डेवलप भी नहीं था इंटरनेट। लेकिन तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ, और मुझे किसी ने जब बताया और मैंने देखा कि वाह इतना ज़्यादा यूजेज है इंटरनेट का, तब मैंने फिर इसको बहुत ज़्यादा जाना और बहुत सारा यूज़ किया इसका जो है। तो आज देखिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण हुई है पॉसिबल। द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग टेकन इन रूरल एरियाज इन अ स्टेट लाइक बिहार। और बिहार जैसे राज्य में भी, जहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे राज्य में भी, रूरल एरियाज़ में भी लोग जो है इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ये हुआ। आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, जो है स्कूल चिल्ड्रन यूजिंग इंटरनेट, स्कूल चिल्ड्रन जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे इंटरनेट का हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो ये था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, द स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एनहांस्ड थ्रू द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एजुकेशन। कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट का, यानी कि प्रबंधन का जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है शिक्षा का इस्तेमाल करके। यानी जो हम मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन यानी देखरेख करते हैं किसी चीज़ की, उसका जो स्टैंडर्ड, उसका क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीज लेवल, शिक्षा का विकास करके।
When we gather all resources of population and use it properly in a collective manner, it is represented as an accomplished organization. कहा जा रहा है कि जब हम सभी जो हमारे मानवीय रिसोर्स होते हैं, संसाधन, मनुष्य, तरह तरह के लोग जो भी काम करने वाले हैं, उनको हम जमा करके और उनको ढंग से एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बढ़िया संगठन को दिखाता है। यानी कि हमें कोई भी काम करना है तो उससे जुड़े हुए जितने तरह के लोग हैं उन सबको अगर हम एक साथ और उनको एकत्रित करके और आपस में कोऑर्डिनेट करके अगर बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं उनका, तो यही आपका एक बढ़िया, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। Only a man of acute acumen can lead an accomplished organization, and such sharpness of mind and intelligence are acquired through training. कहा जा रहा है कि एक बहुत ही सधे हुए सोच वाला व्यक्ति, एक्यूमेन का मतलब होता है एक अनुभव, सोच, और एक्यूट का मतलब हुआ तीखा, जिसका बड़ा ही शार्प है, तेज है। तो एक तेज अनुभव वाला, एक तेज नज़र वाला व्यक्ति ही एक बढ़िया मतलब ऑर्गेनाइज संगठन चला सकता है। और दिमाग का ऐसी तेजी और ऐसी बुद्धि वो ट्रेनिंग से ही व्यक्ति सीखता है। लगातार ट्रेनिंग है, अनुभव करता है, काम करता है, तो उसके अंदर ये अनुभव आ जाता है कि वो लोगों को बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज करके उनसे काम ले सकता है। तो देखिए, कंपनी का, किसी कंपनी का जो सीईओ होता है या जो मैनेजर होता है, वो काफ़ी अनुभवी होता है, दिमाग से तेज होता है, कुशल होता है और हर चीज़ का उसको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। ऐसे लोगों को ही ऐसे पोजीशन में लीडरशिप के लगाया जाता है, ताकि वो सब लोगों पर अच्छी नज़र बना सकें, जिसका जहाँ जैसे इस्तेमाल करना है और जहाँ उसको देना है जगह, वहाँ उसको जगह दे, उसका ढंग से इस्तेमाल करें, ताकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ऐसे व्यक्ति ही एक अच्छे से संगठन को चला सकते हैं। तो ये जो उसका एबिलिटी है, ये कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम ट्रेनिंग, इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट कम्स फ्रॉम कंटिन्यूअस लर्निंग। तो ये लगातार सीखते रहने से हमारे अंदर ये गुण आता है कि हम लोगों का ढंग से उनको ऑर्गेनाइज कर सकें, संगठित करके उनका इस्तेमाल कर सकें। तो ये था हमारा कुछ जनरल डिस्कशन अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन। अब हम लोग थोड़ा पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज पॉपुलेशन एंड डिफरेंट फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन वी विल स्टडी। देखिए, द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ह्यूमन पॉपुलेशन। पहला वर्ड है कि जब हम पॉपुलेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जनसंख्या का मतलब होता है तो मनुष्यों की संख्या, मनुष्य कितने हैं किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, उसको हम पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते हैं। इट इज एन इनवैल्यूएबल कैपिटल ऑफ एनी नेशन and carries out production of goods and services, distribution and consumption, हाँ म्यूट कर दीजिए, and thus contributes in the economic development of country। कहा जा रहा है कि किसी भी देश का जो उसकी जनसंख्या होती है, ये उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, मूल्यवान पूंजी होता है। और यही जो जनसंख्या होती है, लोग होते हैं किसी देश के जो कि इकोनॉमी में सारा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी यही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, बंटवारा भी यही करते हैं, वितरण जिसको बोले डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड कंजम्पशन, और उसका इस्तेमाल भी इसी जनसंख्या के द्वारा ही किया जाता है।
एंड दस कंट्रीब्यूट्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और इस तरह से ये सारी आर्थिक गतिविधियों को करते हुए, इकोनॉमिक प्रोसेसेस को करते हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हुए उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यही जनसंख्या ही करती है। सो पॉपुलेशन इज कॉल्ड बोथ मीन्स एंड एंड। तो किसी देश की जनसंख्या उसका साधन भी है और उसका एक लक्ष्य भी है। यानी कि अगर किसी देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में जो है प्रोडक्शन किनके माध्यम से होगा, कौन लोग करेंगे प्रोडक्शन? प्रोडक्शन करने वाले भी लोग हैं, वो इसी देश के लोग हैं, और जो चीज़ें उत्पादन प्रोडक्शन होंगी उनका इस्तेमाल करने वाले कौन लोग होंगे, वो भी इसी देश के लोग होंगे। अभी हम विदेश को छोड़ देते हैं, वो अलग बात है, अभी अपने देश पर फोकस करते हैं। तो यानी कि जो भी यहाँ के लोग पैदा करते हैं, बनाते हैं, वो कहाँ के लिए बनाते हैं, किस देश के लोगों के लिए बनाते हैं? इसी देश के लोगों के लिए बनाते हैं। अब पटना के डॉक्टर हैं, तो पटना में अगर बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बन रहे हैं बिहार में, तो वो कहाँ के लिए बन रहे हैं? कल को वो डॉक्टर बन के इसी राज्य में या पटना में ही अपना सेवा देंगे। तो आज जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि कल को ट्रेन हो, और कल ट्रेन हो के फिर कहाँ के लोगों का सेवा करेंगे? बिहार या पटना के ही लोगों का सेवा करेंगे। तो उसी तरह आज जो भी लोग फैक्ट्रियों में सामान बना रहे हैं, मान लीजिए बिहार में कूलर बन रहा है, पंखा बन रहा है, तो वो कौन बना रहे हैं? बिहार के ही लोग बना रहे हैं। और किसको बेचा जाएगा? बिहार के ही लोग खरीदेंगे और बिहार के ही लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी देश की जनसंख्या जो होती है, वहाँ के वो मीन्स भी होती है और एंड भी होती है। यानी कि वो काम करने वाले भी होते हैं और सेवा का लाभ उठाने वाले भी वहीं के लोग होते हैं। तो वहीं के लोगों से बनाना भी है और वहीं के लोगों के द्वारा इस्तेमाल भी होना है। ठीक है, हो सकता है जो खुद कूलर बना रहा हो वही कूलर का इस्तेमाल भी कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि उसको भी गर्मी लगती है भाई। ऐसा थोड़े कि जो एसी बनाते हैं वो लोग को गर्मी, तो वो लोग भी एसी का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब है कि देश की जनसंख्या ही होती है जो किसी प्रोडक्शन भी करती है, और देश की ही जनसंख्या होती है जो कंजम्पशन भी करती है। ठीक है, तो मीन्स और एंड दोनों ही पॉपुलेशन ही होते हैं। यानी किया किनके लिए जा रहा है? उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और किनके लिए? उन्हीं के लिए किया जा रहा है, यहीं के लोगों के द्वारा, यहीं के लोगों के। तो यहाँ के लोग जो है, पॉपुलेशन जो है, वो मीन्स भी है और एंड भी है, यानी उन्हीं से करवाना भी है। अब बिहार में शिक्षक बनाए नीतीश कुमार या जो भी, तो शिक्षक बने कौन लोग बने? यहीं के लोग बने। बाहर वालों को अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत जो बाहर के लोग हैं, तो यहीं के लोगों में से चुने गए। और वो चुन के पढ़ाएंगे किनको? यहीं के लोगों के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहीं के लोग मीन्स भी हैं और यहीं के लोग एंड भी। तो इसी तरह किसी भी देश का पॉपुलेशन जो होता है वो मीन्स भी होता है और एंड भी होता है, यानी कि वो कामों को करने का माध्यम भी होता है, और जिसके लिए किया जा रहा है फाइनली वो भी वही होता है। बट देयर इज लिमिट ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ एनीथिंग एंड इट्स वायलेशन इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग। लेकिन कहा जा रहा है कि किसी चीज का विकास यानी बढ़ने का भी एक सीमा होता है, और उस सीमा को अगर हम लांघते हैं तो वो एक खतरा होता है। यानी यहाँ पॉपुलेशन की बात कही जा रही है, जनसंख्या की बात कही जा रही है कि ठीक है, जनसंख्या बढ़ना अच्छा बात है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो उतने ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन बर्डन भी बढ़ता है। जितना जनसंख्या बढ़ता है उनको हमें उनका देख रेख, खान पान, सारा चीज़ देखभाल भी उनका ही करना पड़ता है, तो वो भी चीज़ है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ठीक है, बढ़ना, एक वृद्धि होना, विकास होना एक चीज़ है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उसको बढ़ने का एक लिमिट है, सीमा है। उस सीमा को पार कर जाएंगे तो उसका भी खतरा है। यानी अब जनसंख्या हमारा इतना ज़्यादा बढ़ रहा था तेज़ी से कि अगर वैसे ही बढ़ता रहता तो हमारे लिए खतरा हो जाता। यहाँ पता चलता है कि अनाज कम पड़ रहा है खिलाने के लिए लोगों को, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम पड़ रही है, स्कूल कॉलेजेस कम पड़ रहे हैं, या जो हैं तो उन पर बहुत दबाव बढ़ रहा है, टीचरों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ रहा है, बेचारे टीचर परेशान हैं पढ़ा के, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर परेशान हैं पेशेंट्स को देखते हुए, भीड़ इतनी है, स्टाफ परेशान है, सारे सब लोग परेशान हैं कि मतलब इतना ज़्यादा जनसंख्या हो गया है।
क्योंकि उसको सेवा भी उसका करना पड़ता है, ठीक है, तब वो बड़े होके फिर वो आगे सेवा करेंगे। तो जनसंख्या का एक हद से ज़्यादा बढ़ना एक समस्या है, इट इज़ अ प्रॉब्लम। इट मीन्स if means and resources of any country is in proportion to its population, it is called favorable and ideal population. But in inverse situation, when available resources are not enough to meet out the demands of its population, it is called overpopulated. तो कहा जा रहा है कि जब किसी देश के जो संसाधन होते हैं, मीन्स होते हैं, यानी वहाँ के रिसोर्सेज जो होते हैं, और जो वहाँ के जो साधन और मीन्स जो करने वाले लोग होते हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सब जो है जब वहाँ की जनसंख्या के प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि जितनी जनसंख्या है उस आधार से वहाँ संसाधन भी अवेलेबल है, काम करने वाले लोग भी अवेलेबल हैं, तो ऐसे पॉपुलेशन को हम आइडियल पॉपुलेशन कहते हैं, फेवरेबल पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन जब उल्टा हो जाए, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो लेकिन वहाँ काम करने वाले बहुत कम हैं, या वहाँ रिसोर्सेज बहुत कम, या दूसरी तरफ काम करने वाले तो बहुत हैं, रिसोर्सेज तो बहुत हैं, जनसंख्या जिसको सर्व करना है वही बहुत कम, तो दोनों केस में ही ये गलत चीज़ है, नेगेटिव है, इसलिए ऐसे को हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। हालांकि कम नहीं होता, उल्टा ही होता है, क्योंकि जब जनसंख्या ही कम रहेगी तो काम करने वाले लोग ज़्यादा कहाँ रहेंगे। तो जनरली जब पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन काम करने वाले लोग कम हैं, वहाँ का रिसोर्सेज कम है, तो ऐसे जगह के पॉपुलेशन को हम ओवर पॉपुलेटेड कहते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन हो गया है, तो वहाँ कमी हो जाती है रिसोर्सेज की और मीन्स की, तो वहाँ फिर प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। मेनी कंट्रीज आर अफेक्टेड बाई प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, और कहा जा रहा है कि बहुत से देश हैं जो अधिक जनसंख्या की समस्या से परेशान हैं, ओवर पॉपुलेशन। अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि उनको पेट भर अनाज नहीं मिल रहा है, भूखे रह जा रहे हैं, स्कूलों में उतनी जगह नहीं है कि सब बच्चों को पढ़ाया जा सके, हॉस्पिटल्स में इतनी जगह नहीं है कि सभी पेशेंट्स को देखा जा सके, या और कॉलेजेस में जगह नहीं है कि सभी बच्चों को ढंग से पढ़ा और तरह की टेक्निकल एजुकेशन वगैरह दिया जा सके। तो फिर वहाँ क्या होता है, जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, गलत कामों में लगेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो है प्रॉब्लम्स, या आपस में लोगों में जो है तनाव हो जाएगा समाज में, समाज में तनाव हो जाएगा, जब क्योंकि जब फूड है, वाटर है, इन सब की इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जब बांटने वाले ज़्यादा लोग होंगे तो नेचुरल है कि कम मिलेगा, महंगाई हो जाएगी चीज़ों की, तो इससे समाज में तनाव हो जाता है, क्राइम बढ़ता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहुत से देश ऐसे चीज़ों से बहुत परेशान हैं। But when we talk about India, it is on the most dangerous level of overpopulation। कहा जा रहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा इसका समस्या है ओवर पॉपुलेशन का। देखिए हम लोग तो फिर भी सभ्य समाज में हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जाते हैं देखिए भीड़, सड़क पर भीड़, स्कूलों में भीड़, हॉस्पिटलों में भीड़, कॉलेजेस में भीड़, गाड़ियां सड़क पर जो चल रही हैं उसमें भरे हुए हैं, पैसेंजर्स हों, बच्चे हों, जो लोग भी हैं भरे हुए हैं, गाड़ियां भरी हुई हैं, सब जगह ट्रैफिक जैम, ठीक है। उसी तरह गार्बेज, इतना ज़्यादा हम लोग गार्बेज पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा गार्बेज पैदा करते हैं, कचरे का मैनेजमेंट झमेला है, पानी का जो है सफाई झमेला है, सब जगह नाला जाम, इतना ज़्यादा गंदगी पैदा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, सबको गर्मी लगेगा, पंखा चलाएगा, कूलर चलाएगा, इसी जगह बिजली की ज़रूरत ज़्यादा है, बिजली उतनी पैदा नहीं हो रही, क्या होगा फिर, तो पावर कट होना शुरू हो जाएगा, बिजली की कटौती होने लगेगी, महंगाई हो जाएगी। तो इससे समाज में परेशान हो जाएंगे लोग, आपस में तनाव बढ़ जाएगा। तो ये सब समस्याएं से भारत काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा है, दैट इज़ डिनोटेड विथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और कहा जा रहा है कि भारत इतने खतरनाक पॉपुलेशन के अभी इस स्तर पर है कि इसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। जनसंख्या का विस्फोट हो गया है, बम की तरफ फैल गया है, विस्फोट ऐसा हुआ है चारों तरफ भर गया है। तो इतने ज़्यादा लोग हैं हर जगह,
नौकरियों में देखिए कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। एक नौकरी के लिए हज़ारों बच्चे रहते हैं, किसको चुने समझ में नहीं आता है, इतना कंपटीशन बढ़ जाता है। अप्लाई करने वाले इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं, हर जगह बेकारी है, हर जगह ओवर पॉपुलेशन है। हर जगह जाइए तो इतने ज़्यादा लोग किसी भी चीज़ को लेने वाले हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, देखिए सब जगह लाइन है, भीड़ है, रोड पर, ट्रेन में, एरोप्लेन में। अभी देखिए कल फोटो डाले हुए था, देख रहे थे कि वंदे भारत एक्सप्रेस को बुरा हाल कर दिया है, पैसेंजर बना दिया है रांची जाने वाली वंदे भारत को। एग्जीक्यूटिव क्लास में खड़े हो के लोग जा रहे हैं, भर गए। तो अब लोग चाहते इतना महंगा ट्रेन में टिकट लेके आराम से बैठ के जाए भाई, अब उसमें भी एग्जीक्यूटिव क्लास में और पैसेंजर सब खड़ा है, तो उसको मतलब वो कहेगा कि भाई हम तो इससे अच्छा बहुत कम पैसे में जाते जब भीड़ में ही जाना था। हम्म, तो क्या करें, अब लोग भी मजबूर हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, उनको जाना है तो अब चढ़ गया, अब खड़ा ही जा रहा है। अब प्रशासन को भी कहने में दिक्कत हो रहा है कि अब कितने लोग को उतारे भाई। तो कहने का मतलब है कि ये भीड़ की समस्या है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने ज़्यादा लोग हैं, जाने वाले हैं, अब ट्रेनें उतनी हैं नहीं, तो क्या करेगा, लोग चढ़ेगा ही। अब चेयर कार में जाएगा तो वहाँ पहले से भरा हुआ है, तो करे क्या, तो एग्जीक्यूटिव क्लास में घुस गया जिसका काफ़ी ज़्यादा किराया है, तो खड़ा होके जा रहा है। अब जो उसका फेयर दे रहा है उसको तकलीफ लग रहा है कि भाई इतना फेयर दे के गए थे आराम जाने के लिए कि हम भीड़ में जाने के लिए। तो कहने का मतलब हर जगह ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। जहाँ जाइए भीड़, जहाँ जाइए फिर टाइम लगता है, एक छोटा सा काम में आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपको वहाँ भीड़ बहुत है। तो हर चीज़ का डिमांड, तो पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, रोड की समस्या, जहाँ जाइए भीड़। बस में जाइए तो इतनी गर्मी हो जाएगी क्योंकि भीड़ लोग ज़्यादा है। हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ इतनी ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि हालत ख़राब, वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पैसे, डॉक्टर परेशान है, कितने ज़्यादा पेशेंट हैं, एक देखते नहीं दूसरा मार लगे हुए हैं पेशेंट दिखाने के लिए, वो भी परेशान है। स्कूलों में बच्चे इतने हैं कि टीचर परेशान है, इतना बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। काउंटर्स हैं जहाँ स्टाफ काम कर कर के परेशान है कि भाई इतने ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, वो छुट्टी का नाम बात भी नहीं कर सकता है तो 2 मिनट के लिए आदमी पर, क्योंकि भीड़ पर भीड़ लगा हुआ है, सबको अपना काम जल्दी चाहिए। तो ओवर पॉपुलेशन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, और उसका एक एक्सट्रीम कंडीशन पे आज भारत आया हुआ है। पॉपुलेशन हमारा कंट्रोल हो रहा है लेकिन फिर भी इतना बढ़ चुका है कि इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि एक तरह से जनसंख्या का धमाका की तरह हो गया, बढ़ गया है। तो आज हर जगह लोगों को उसके कारण डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़, जहाँ जाइए वहाँ भीड़, जहाँ जाइए वहाँ भीड़। आप मतलब कितने ही बढ़िया फैसिलिटी में चले जाइए वहाँ भी भीड़ ही है क्योंकि इतने लोग हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया मैंने कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो आज की सबसे प्रीमियम ट्रेन लॉन्च हुई है, उसका एग्जीक्यूटिव क्लास और उसमें भरी हुई है, भीड़, खड़े हैं लोग। तो क्या करें, वो इतना पैसा दे के भी सोचा कि आराम से जाएंगे, वो भी संभव नहीं है, वहाँ भी खड़े हैं लोग जो है। तो खैर देखिए, करंट से जुड़ा हुआ चीज़ आपको दोनों मिल गया। देखिए ओवर पॉपुलेशन का मैंने आपको जोड़ के, चाहे वो हॉस्पिटल का लीजिए, देख रहे हैं हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है, सब जगह जहाँ जाइए इतना क्यू होता है, डॉक्टर से दिखाने के लिए, करने के लिए लगे हुए हैं लोग। तो दिस क्रिएट्स अ लॉट। सड़क पर जाइए इतनी गाड़ियाँ, तो वहाँ ट्रैफिक जाम, इतनी गर्मी में आप खड़े रहिए ट्रैफिक जाम में, जहाँ देखिए गाड़ियाँ, जहाँ देखिए गाड़ियाँ। ठीक है, कॉलोनीज हैं उसमें इतने मकान बनते जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से भर गया है सब कि वहाँ जो है गार्बेज प्रॉब्लम है, वहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर तरह का वाटर प्रॉब्लम है, ड्रेनेज प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है इतना डिमांड है, बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं बिहार सरकार के पास, तो क्या करेगा, पावर कट। तो देर आर अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिएटेड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। इसलिए किसी भी देश का पॉपुलेशन को एक सही स्तर पर रखना बहुत ज़रूरी है, और उसमें हम लोग लगे हुए हैं काफ़ी सालों से। पॉपुलेशन तो काफ़ी हमारा कंट्रोल हुआ है पॉपुलेशन, लेकिन अभी भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन को फिर आगे कैसे हम लोग क्या, किस तरह से डिफाइन करते हैं और क्या कितना होना चाहिए, ये सब का आपको कुछ टेबल और आगे ये दिया हुआ है डायग्राम, बार ग्राफ वगैरह, उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, और उसका परसेंटेज वगैरह देखेंगे, कंपोजिशन कहते हैं।
तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आज का लेक्चर यही तक।